यूपी में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिलेवार तरीके से जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। कानपुर नगर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, मिर्जापुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो वहीं शामली, बागपत, लखनऊ, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई जिला पंचायत अध्यक्ष अनुसूचित जाति स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के लेवल पे कोई परिवर्तन नहीं है। सदस्य के लेवल पे 69 वार्ड घटे हैं। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का 5 पद बढ़ा है, क्योंकि 826 है, पहले 821 हुआ करते थे ब्लॉक। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या 1946 घटी है। पहले 77,801 था, अब 75,855 है। ग्राम पंचायत प्रधानों की संख्या 880 कम हुई है। चलिए एक नजर डालते हैं कितनी सीटें किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित, 12 महिलाएं, 20 ओबीसी, 16 एससी में आरक्षित। ब्लॉक प्रमुखों के 826 पदों में से 314 अनारक्षित, 113 महिलाएं, 223 ओबीसी और 171 एससी में आरक्षित। ग्राम प्रधानों के लिए 20,268 पद अनारक्षित, 9,739 महिला सीट, 15,712 ओबीसी, 12,045 एससी आरक्षित। प्रधान के लिए महिलाओं के 19,659 पद आरक्षित। हालांकि इस बार गांव में करीब 60 लाख की आबादी में कमी हुई है। साल 2015 के निर्वाचन के समय में 15 करोड़ 80 लाख थी, जो कि साल 2021 में अब ये संख्या 15 करोड़ 20 लाख है। लिहाजा देखा जाए तो इस बार ग्रामीण मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण तय कर दिया गया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस पार्टी का डंका बजेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। कृषि कानून को लेकर जारी लड़ाई और व्यापक होती जा रही है। लगातार महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं उधर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी पार्टियों की साख बनाने के लिए केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने अब अपनी लड़ाई को और भी व्यापक करने का फैसला लिया है। दिल्ली की सीमाओं पर पहले ही करीब 80 दिनों से आंदोलनकर्ता सड़क पर बैठे हैं, तो इधर देश के कोने कोने में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक महापंचायतें की जा रही हैं, तो वहीं पश्चिमी यूपी में एक बार फिर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में किसान शामिल हुए और नरेश टिकैत भी महापंचायत में शामिल हुए। तरह तरह के आरोप किसानों को लगान लग रहे, बेहिसाब मुकदमे कर दिए। मुकदमों का तो किसानों का मुकदमे का तो पहले तो ही साथ रहा, कोई ऐसी बात नहीं है बातचीत। मुकदमे तो नहीं डरा करते। 98% हिंदू ने वोट दी भाजपा को, 98% ने दिया, चाहे कोई नकार लो इस बात को। और इब्जा 2% रह जाएंगे, 98% इसके खिलाफ बोलिए। आप लोगों को हम यही कह रहे, बात आप लोगों के साथ में भाई बात कुछ भी हो, बात धोखा नहीं होने का। देखिए मन मत काट दो बात। मथुरा में भी राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी की अध्यक्षता में भी महापंचायत की गई, जहां पर हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। हालांकि इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा सख्त कर दी। आपदा जीवी तो मोदी जी ने खुद ही कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढो, देश को उस रास्ते में ले गए वो। और जब देश आपातकालीन से जूझ रहा था, उस समय ये कानून लिया है, ये सोच के कोई विरोध नहीं करेगा, सड़क पर नहीं आएगा। लेकिन आज किसान 3 महीने से सड़क पर है, बहुत लड़ाई लड़के संघर्ष करके धैर्य दिखाते हुए यहाँ आया है। इनकी बात तो माननी पड़ेगी।
उधर राज्यसभा में एक बार फिर आप सांसद संजय सिंह कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर गरजे और कहा कि ये सरकार किसानों को खून के आंसू रुला रही है। संजय सिंह ने मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजों के दलाल से कर दी। ये रेल, ये सेल, ये बीपीसीएल, ये एलआईसी, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। तो सत्ता में बैठे हुए सुन लो, तुमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का मजाक उड़ाया, तुमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मजाक उड़ाया, तुमने सरदार Let's keep the decorum. Please keep silence. तुमने शहीद आजम भगत सिंह का मजाक उड़ाया, तुमने शहीद अशफाकुल्लाह का मजाक उड़ाया, तुमने हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों का, हिंदुस्तान के उन महान सपूतों का मजाक उड़ाया, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमें संविधान दिया, हमें लोकतंत्र दिया, ये संसद दी, तुमने उनका मजाक उड़ाने का काम किया। सुनो पहले, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया गया। चौधरी चरण सिंह के अनुयायी वहां पर बैठे हैं, जिनको तुम खून के आंसू रुला रहे हो, खून के आंसू रुला रहे हो उनको तुम। वो भाषण जीवी नहीं है। There's a point of order. There's a point of order. वो जुमला जीवी संजय जी, there is a point of order. आंदोलन जीवी। संजय जी, there is a point of order. जीवी है। कृषि कानून पर जारी लड़ाई कम होती नहीं दिख रही। वहीं 80 दिनों से दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठे हैं, तो उधर महापंचायत भी की जा रही है। किसान और सरकार दोनों ने ही ठान रखा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस हठ योग में किसकी विजय होती है और किसकी पराजय होगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। रिंकू शर्मा हत्याकांड के मामले को अब तूल पकड़ता देखा जा रहा है। रिंकू की हत्या को लेकर परिजन और दिल्ली पुलिस के बयानों में बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन पुलिस ने हत्या में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रिंकू शर्मा हत्याकांड पर सियासत तेज हो गई है। रिंकू के भाई ने हत्या को राम मंदिर चंदे से जोड़ा है। वहीं दिल्ली पुलिस हत्या की वजह बर्थडे पार्टी में हुआ विवाद को बता रही है, तो वहीं गिरिराज सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। इस राम भक्त रिंकू शर्मा का कसूर क्या? राम के देश में राम भक्त को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वो राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पण राशि जमा कर रहे थे। लिंचिंग का रोना रोने वाले अब अपनी मोमबत्ती बुझाकर सो गए। रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा मेरे भाई को, चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, पांचों की, इन्होंने सबने मिलके मारे। अब डर हो गया है, बहुत ज्यादा, बहुत डर हो गया है। आज इस बच्चे को मारा है। राम राम तो सही करते हैं, राम राम तो सही करते हैं। राम के नाम पे क्या नाम है मारा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। छोड़ो मतीना, खून के बदले खून ले लो, या नाम बलदार का नाम चाहिए, हमें बलदा चाहिए, इस बच्चे का बलदा चाहिए। ये वारदात की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से हुई, जिसमें कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में इन लड़कों के बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और वो झगड़ा बढ़ के घर तक पहुंच गया। तो उस झगड़े के दौरान एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 25 साल थी,
उसकी चाकू लगने के कारण डेथ हुई है। पहले लड़के को चाकू लगा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दौरान इलाज उसकी डेथ हुई। इसमें हमने रेलेवेंट सेक्शन में तभी एफआईआर दर्ज करके तुरंत कार्रवाई करते हुए स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और सभी चारों जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया। जाहिलों ने उसको चाकू गोद गोद के मार डाला। ऐसी बुरी मौत मारा है कि चाकू भी नहीं निकाल पा रहे, जाके उसकी रीढ़ की हड्डी में चाकू घुस गई थी। हमारा तत्काल हमारी दिल्ली सरकार से मांग है कि सबसे पहले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, स्पेशल जज अपॉइंट हो, स्पेशल एडवोकेट अपॉइंट हो और 3 महीने के अंदर उन सभी जाहिलों को, उन सभी नर पिशाचों को तत्काल फांसी हो। दरअसल रिंकू पर 10 फरवरी को बर्थडे पार्टी के दौरान मंगोलपुरी में हमला हुआ था। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रिंकू शर्मा निजी अस्पताल में टेक्नीशियन का काम करता था। फिलहाल दिल्ली पुलिस और रिंकू के परिजनों के बयान में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम को कायर तक कह डाला है। की रिपोर्ट। भारत चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि पैंगोंग पर चीन से समझौता हो गया है। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पैंगोंग पर हुई सेनाओं की वापसी के समझौते पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी कायर हैं और उन्होंने भारत की जमीन चीन को सौंप दी है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल अभी मैच्योर नहीं है। देखिए, जो राहुल गांधी ने आज जो भाषा का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री जी के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी घोर निंदा करता हूं। मगर राहुल गांधी के साथ एक और प्रॉब्लम है, वो अभी भी मैच्योर नहीं हो पाए हैं और वो कभी कभी हेडलाइन पढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच ये विवाद अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था। तब चीन की सेना ने पैंगोंग लेक के पास तय एलएसी को पार किया था। साथ ही चीन ने पुरानी एलएसी को मानने से इनकार किया। पैंगोंग लेक के फिंगर 4 तक आया और वहां अपने कैंप बनाने शुरू कर दिए। लिहाजा ड्रैगन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने कई मोर्चों पर काम किया, फिर चाहे हो रणनीतिक या फिर राजनीतिक। अप्रैल में जब पूर्वी लद्दाख के पास चीन ने चुनौती देना शुरू किया और पूर्व की स्थिति न लागू करने की बात कही, तो भारत ने भी एलएसी पर अपनी सेना की मौजूदगी को बढ़ा दिया। यही वजह है कि चीन को पैंगोंग से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।
यूपी में आने वाले साल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक बार फिर राजनेता मंदिर मंदिर जाकर माथा टेक रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि भगवान का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं। भगवान भरोसे सियासत, दर्शन से मिलेगी सत्ता, मंदिर मंदिर राजनेता। क्या भगवान सियासी पार्टियों की नैया पार लगाएंगे? क्या भगवान सत्ता के शिखर पर पहुंचाएंगे? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी को भगवान की याद आ गई है। अखिलेश से लेकर प्रियंका गांधी तक मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछले कुछ वक्त से मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हैं। मंदिर दर्शन के लिए निकले अखिलेश यादव ने चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा की और भगवान कामता नाथ के दर्शन किए। फिर फर्रुखाबाद में भी अखिलेश ने भगवान विमल नाथ के दर्शन किए और द्रौपदी कुंज की परिक्रमा की। तो इधर दिल्ली से निकली गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी ने पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए कमान संभाल ली है। प्रियंका गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे पश्चिम से लेकर पूरब तक के वोटरों को साधने में जुट चुकी हैं। इसी कड़ी में मौनी अमावस्या के दिन संगम नगरी पहुंची प्रियंका गांधी ने पहले तो मंदिर के दर्शन किए, फिर पवित्र गंगा में भगवा वस्त्र पहनकर स्नान किया। राजनीतिक पार्टियों को भी पता है कि अगर यूपी में सत्ता पर काबिज होना है तो भगवान का सहारा तो लेना पड़ेगा। तो वहीं नेताओं के मंदिर दर्शन को लेकर राजनीतिक पार्टियों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई पेटेंट नहीं है धर्म का। सारे लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं सबको अपने अनुसार धर्म का आचरण करने, उसका पालन करने, उस पर आगे बढ़ने की आजादी है। कोई विपक्ष का नेता जैसे ही धार्मिक स्थल पे अपनी सामान्य आस्थाओं के साथ जाता है, इनकी चूल्हें हिल जाती हैं, चिंताएं मन में उभर जाती हैं। इनको चाहिए कि धर्म को बेचना बंद करें। जनता ने मौका दिया, उसकी समस्या सुलझाने का काम करें। करोड़ों लोग जाते हैं, वो भी जाती हैं तो अच्छा कर, उनको आस्था है। मैं इससे पहले तो मैंने कभी उनको जाते देखा नहीं, शायद 50 साल की आयु के आसपास पहुंच रही हैं, तो अब गई हैं तो ठीक है, अच्छा है। वो तो गंगा मैया तो सबको अपने जो है पाप उनके धोने का काम करती हैं, और इनकी माता जी भी वहाँ जाया करती थी, सोनिया जी भी जाती थी। लेकिन जो आपने दूसरा प्रश्न किया, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई प्रभाव पड़ेगा। पिछले चुनाव में बहुत ज़्यादा घूमी भी थी, लेकिन उससे ज़रा भी अंतर नहीं आया। जिस भी सीट पे वो गई वहाँ पर जमानत भी नहीं बची लोगों की अधिकांशतः। यूपी में खोई सियासी जमीन पाने के लिए राजनेता मंदिर मंदिर माथा टेक रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। क्या भगवान अखिलेश और प्रियंका का बेड़ा पार लगाएंगे, या एक बार फिर बीजेपी प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी? स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। राज्यसभा में दिनेश द्विवेदी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिनेश द्विवेदी बीजेपी में शामिल होंगे। आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्यागपत्र दो। ये बयान है एक राजनेता का, ये बयान है एक राज्यसभा सांसद का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी को पहले से ही कई झटके लग चुके हैं। ऐसे में दिनेश द्विवेदी का पार्टी से जाना टीएमसी की मुसीबतें बढ़ा सकता है। दिनेश द्विवेदी पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा से इतना दुखी हुए कि राज्यसभा में इस्तीफे का ऐलान कर दिया। दिनेश द्विवेदी ने कहा कि जिस प्रकार से हिंसा हो रही है, मुझे यहाँ बैठे बैठे बहुत अजीब लग रहा है, मुझसे ये नहीं देखा जा रहा। आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्यागपत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए भी इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूँ, मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस, इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को आप लिखित दें। एक नजर डालते हैं दिनेश द्विवेदी के सियासी सफर पर।
दिनेश द्विवेदी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1980 के दौर में कांग्रेस से की थी, लेकिन 1998 में कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी के पहले महासचिव बनाए गए। टीएमसी में आने से पहले 1990 से 96 तक गुजरात से राज्यसभा सदस्य रहे। इसके बाद टीएमसी ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा भेजा और 2002 से 2008 तक सांसद बने रहे। 2009 के लोकसभा चुनाव में दिनेश त्रिवेदी बैरकपुर सीट से लड़े और जीते थे। 2009 में उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया। ममता बनर्जी के सीएम बनने के बाद 2011 को देश का रेल मंत्री बनाया गया। हालांकि एक साल बाद ही ममता बनर्जी ने रेल मंत्री पद से हटवा भी दिया। 2020 में टीएमसी ने एक बार फिर राज्यसभा भेजा। सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिनेश त्रिवेदी पिछले एक महीने से लगातार बीजेपी से संपर्क में थे। अभी अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई। इसके बाद ये तय हुआ कि वो टीएमसी से इस्तीफा देंगे और बीजेपी में शामिल होंगे। तो वहीं दिनेश द्विवेदी के राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का क्या कहना है, वो भी सुनिए। त्रिवेदी नहीं, जो भी अच्छे राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति के माध्यम से एक बड़ा समाज सेवा करना चाहते हैं, वो कोई भी टीएमसी में नहीं रह सकता, क्योंकि टीएमसी माफियाओं की पार्टी हो गई, माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी हो गई और बुआ भतीजे के अलावा वहाँ कोई दूसरा नेता नहीं है। और उनके अहंकार के कारण हर स्वाभिमानी अपने आप को कहीं न कहीं ठगा हुआ सा महसूस करता है। चलिए, दिनेश जी अच्छे मित्रों में से हैं और उनको ऐसा लगता है, मैं इतना ही कहूँगा कि शायद पहले लगता तो और अच्छा होता, बहुत अच्छे लोगों में से हैं, तो उन्होंने कुछ कहा है, तो वो उन्होंने क्यों कहा है उसके बारे में जानकारी आपको डायरेक्टली देंगे। एक तरफ जहां टीएमसी के नेता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की विरोधी पार्टी बीजेपी की ताकत बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में बंगाल की सियासत किस तरफ करवट लेगी अभी इसका पता नहीं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में ममता की डगर इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी जमीन स्तर पर जुटी है उसको देखकर यही लगता है कि ममता के किले को बीजेपी ध्वस्त कर देगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो हमारे दिल्ली दिन भर खास कार्यक्रम में आज के बस इतना है, लेकिन यूपी की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए भारत समाचार पर हमारी वेबसाइट www.bharatsamacharatv.in पर लॉगिन करें। भारत समाचार के ऐप को भी करें प्ले स्टोर से डाउनलोड।